गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो। मैं विजय एक बार जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अब हम इस समय यानी कि 12th हिस्ट्री यानी कि 12th में जो हिस्ट्री का पोर्शन अपने चल रहा है, तो वो इस टाइम में हिस्ट्री का पोर्शन हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री की 3 बुक चलती हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की हिस्ट्री, जिसमें हम थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, वो है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो हम देख रहे थे वर्ण व्यवस्था और संपत्ति, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उस समय किसको था, स्त्री पुरुष में कैसे संपत्ति का विभाजन था, इसमें मनुस्मृति का सहारा लिया गया। तो हम उसको पढ़ रहे थे, तो उसको अब कंटिन्यू आगे करते हैं। और दोस्तों, अब हर चैप्टर में यानी कि हर क्लास के वीडियो में अंत में हम 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें सबसे पहले 30 क्वेश्चन जो वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव या फिर रिक्तस्थान, अगर हमने 30 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में कर लिए, यहाँ पर पूरे नंबर आ सकते हैं। तो अगर 30 नंबर ये मुट्ठी में कर लिए, तो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, जो मतलब बड़े क्वेश्चन, तो उनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। जो डाटा यहाँ हम जो क्वेश्चनों में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो डाटा ही उन क्वेश्चनों में रखना है। वो कैसे, हम जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आप अपने आप समझ जाओगे। तो आज से हम नए सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, जिसमें लास्ट में हम 4 से 5 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा बड़ा हुआ तो 4 नहीं 5 क्वेश्चन हर वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ये देखो कि प्रतिदिन हमारे क्लास में अगर 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में हम सोल्व करते हैं, तो एग्जाम तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा 30 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हमारी तैयारी कितनी स्ट्रोंग होगी। तो चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, मैंने एक बात और बताई थी आपको दोस्तों कि जैसे एनसीईआरटी में ज्यादातर जो इंडेक्स में ऐसे बंद करके देते हैं, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना है, यानी कि उनको भी विशेष तौर पर देखना है जहां पर क्वेश्चन की संभावना बनती है। तो देखो, एक इंडेक्स में दे रखा है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुष व स्त्री संपत्ति का अर्जन या पैसे कैसे कमा सकते हैं, या फिर संपत्ति जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो उसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें यानी कि पुरुष 7 तरीके से और स्त्री 6 तरीकों से धन का या संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। तो पुरुष पहली है विरासत, यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में जो मिला है वो। फिर है खोज, हम कुछ नया खोज करते हैं, वहां से हमें धन की प्राप्ति हो जाए। खरीद, यानी कि हम कुछ खरीद लेते हैं, तो वो भी धन के रूप में। विजित, यानी कि जो हम जिन प्रदेशों को विजिट करते हैं यानी जीतते हैं, ये उस समय, यानी कि ये उस समय की जो पृष्ठभूमि थी या सामाजिक पृष्ठभूमि थी, उसके आधार पर इस तरह से इन्होंने संपत्ति का अर्जन जो है मनुस्मृति में व्यवस्थित किया है। तो विजित यानी कि जिन प्रदेशों पे, जैसे राजा जी जिन प्रदेशों को जीत लेता है, वहां से भी वो संपत्ति का अर्जन कर सकता है। फिर है निवेश, यानी कि किसी चीज में निवेश करके भी संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। फिर है कार्य द्वारा, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा जो उसे पैसे मिलते हैं या संपत्ति या जो वेतन मिलता है उससे। और स्वजनों द्वारा भेंट, यानी कि जो अपने प्रिय हैं और जो भेंट देते हैं, उससे भी संपत्ति का अर्जन पुरुष कर सकते हैं। तो इस तरह पुरुषों के लिए 7 पॉइंट बताए हैं मनुस्मृति में धन अर्जन या संपत्ति अर्जन के। अब देखते हैं कि स्त्रियों के लिए 6 बताए हैं। हमने पहले देखा था कि ये काफी असमानता थी
पुरुष और स्त्रियों में संपत्ति अर्जन के मामले में पिछले वीडियो है जो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। अब 6 बताए हैं मनुस्मृति में स्त्री के लिए। तो देखो, स्त्री के लिए पहले हमने चर्चा की थी कि स्त्री के लिए एक जो धन अर्जन का साधन था, जो उस समय जब शादी होती थी और जो वहां से भेंट स्वरूप कुछ भी मिलता था, उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार था, जिसको स्त्री धन बोला जाता था। तो एक है शादी के समय भेंट, यानी कि 6 में से पहला प्रकार है शादी के समय जो भेंट स्वरूप उसको जो प्राप्त होता है, वो स्नेह प्रतीक के रूप में जो स्नेह वश जो देते हैं उसको। एक है भ्राता, ध्यान रखना ये 3 नंबर है, माता 4 नंबर, और पिता द्वारा दिए गए उपहार। 3 नंबर भ्राता हो गया, 6 दे रखे, और 4 नंबर माता हो गई, और 5 नंबर पिता हो गया द्वारा दिए गए उपहार। और 6ठा नंबर का है वो है अनुरागी पति से प्राप्ति, यानी कि जो पति साधु संत या फिर संसार से अनुराग, यानी कि संसार से जो मतलब गृहस्थी जीवन को छोड़ देता है या अनुरागी हो जाता है, तो उसके द्वारा जो पति से प्राप्त जो संपत्ति है उस पे भी स्त्री का अधिकार होता है, या उससे भी स्त्री को संपत्ति अर्जन कर सकती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये है 6 नंबर, ये है 4 नंबर, और ये है 5 नंबर। तो इस प्रकार 6 तरीकों से स्त्री संपत्ति का अर्जन कर सकती थी, पुरुष 7 तरीकों से स्त्री संपत्ति का अर्जन कर सकता था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने तरीके से या पुरुष कितने तरीके से संपत्ति का अर्जन कर सकता है, तो 7। या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि पुरुष और स्त्री मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति का अर्जन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो तरीके बताने, तो 7 और 6। चलो, ये था इंडेक्स में, स्पेशली ध्यान रखना। फिर है अपन पढ़ रहे थे उसमें 4.2, यानी कि जो सामाजिक विषमता वाला हम पोर्शन देख रहे थे महाभारत के परिप्रेक्ष्य में, जो हम बंधुत्व जाति और वर्ग जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का, तो उसमें सामाजिक विषमता में 4 नंबर में दूसरा पॉइंट है वर्ण और संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो 4 वर्ण हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनमें किस तरह से संपत्ति का अधिकार होता था, या उन वर्णों में कौन गरीब कौन अमीर या कौन किस तरीके से संपत्ति का अर्जन कर सकता था या उनका अधिकार होता था। तो देखो, हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी ये आधार पढ़ रहे हैं, उनमें ब्राह्मणीय ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मणीय ग्रंथ कौन से थे, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति भी उन्हीं का पाठ था। तो उनमें संपत्ति, अब यहाँ देखना स्पेशल दोस्तों, ब्राह्मणीय ग्रंथों में संपत्ति लैंगिक आधार पर, एक तो थी लैंगिक आधार, यानी संपत्ति का जो अर्जन था, एक तो लैंगिक आधार फर्स्ट नंबर, यानी लैंगिक आधार मतलब स्त्री और पुरुष, उसके हिसाब से डिवाइडेशन किया था। और दूसरा था वर्ण के आधार पे, यानी कि 2 नंबर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संपत्ति का अर्जन का आधार है, तो एक संपत्ति का अर्जन का लैंगिक आधार है, यानी कि स्त्री पुरुष, और दूसरा वर्ण था, जो 4 वर्ण थे। अब इनमें देखते हैं शूद्रों के लिए एकमात्र आजीविका, यानी कि जो सबसे का जो वर्ण, उनके लिए एकमात्र आजीविका, यानी कि जो जीवन चलाने के लिए जो धन कमाते हैं या आजीविका तो वो था तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि जो 3 वर्ण थे ऊपर वाले, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों की सेवा करना या सेवा करके जो प्राप्त होता था
वो ही एकमात्र उनका आजीविका का साधन था। यानी कि बहुत ज्यादा भेदभाव, हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। अब यहाँ देखो, शूद्रों के लिए उन्होंने बताया कि एकमात्र जो साधन था तीनों वर्णों की सेवा करना। अब उसमें आता है कि क्या वो अपनी इच्छा से करते थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो उनके आजीविका का साधन, जैसे पेट भरने के लिए ही इनकी आजीविका का साधन तीनों वर्णों की सेवा करना है, तो क्या हमेशा उनकी इच्छा शामिल होती थी? नहीं। यानी कि हर बार उनकी इच्छा या हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। तो किसकी इच्छा होती थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो क्लियर कि शूद्रों की आजीविका का एकमात्र साधन था तीनों वर्णों की सेवा करना, और उनमें उनकी हमेशा इच्छा सम्मिलित नहीं होती थी। फिर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अनेक संभावनाएं रहती थी। यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग वर्ण था या क्षत्रिय था और वैश्य, इनके लिए मतलब संपत्ति अर्जन करना या संपत्ति का जो अधिकार था, उनकी अनेक तरह की संभावना थी, अलग अलग तरीके से कमा सकते थे। इनमें सबसे धनी ब्राह्मण क्षत्रिय थे, यानी कि क्षत्रिय राजा वर्ग आ गया, मतलब राज करने वाला, तो वो तो अपने आप में धनी था ही। लेकिन ब्राह्मण वर्ग भी, यानी कि ब्राह्मण वर्ग में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी सीरियल है हम देखते हैं तो उसमें होता है पुरोहित, राजपुरोहित। तो मतलब ब्राह्मण भी धनी होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर गरीब ब्राह्मणों का भी जिक्र होता है। तो इनमें सबसे धनी थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब ये परंपरा चल रही थी, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब ये परंपरा चल रही थी तो इसका विरोध किसने किया था? तो बौद्ध, यानी कि उस समय बौद्ध धर्म का शुरुआत हुई थी। तो बौद्ध धर्म यानी कि बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। तो विरोध किसने किया? बौद्ध धर्म यानी कि बौद्धों ने। क्यों किया? कि जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को उन्होंने अस्वीकार किया कि एक है जो जन्मता है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि इनके अनुसार जो अपने ब्राह्मणी ग्रंथ है या जो पद्धतियां चला रखी थी, उनके अनुसार जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य ही, और शूद्र में शूद्र। वो चाहे कितना, अब यहाँ पर यह है कि अगर शूद्र कितना भी इंटेलिजेंट बुद्धिमान हो, लेकिन वो इन ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वो शूद्र की के वर्ण में ही आएगा, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो। इसलिए बौद्ध धर्म ने स्वीकार किया, बौद्ध धर्म ने इसलिए विरोध किया है कि जो ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, यानी कि सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो जन्म के आधार पर इन्होंने स्वीकार नहीं की। इनका मानना था कि जो प्रतिष्ठा है सामाजिक वो कर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था वर्ण और संपत्ति का अधिकार। तो आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा नहीं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो सामाजिक विषमता में जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे उन सब पर होगा। लेकिन इनमें जो एक तो विरोध किसने किया था, सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म के आधार पे अस्वीकार किसने की थी? बौद्ध धर्म ने। और एक वर्ण जो संपत्ति का जो आधार था, पहला लैंगिक आधार, दूसरा वर्ण भी दूसरा आधार था। अब चलते हैं 4.3, यानी कि यहाँ पर वर्ण और संपत्ति का अधिकार हमने देखा। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष और स्त्री संपत्ति का अर्जन कैसे कर सकते हैं। अब है संपत्ति में भागीदारी, यानी कि जो संपत्ति है उसमें भागीदारी देखते हैं। अभी तक संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, यानी कि यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा किसके आधार पर कर रहे थे? संपत्ति के आधार पर, यानी कि संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा कर रहे थे। किंतु समाज के अन्य संभावनाएं भी थी, यानी कि समाज में कुछ अन्य संभावना भी थी जहां पर जो संपत्ति था वो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार नहीं था। कुछ संभावना ऐसी थी
संभावनाएं थी जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था। यानी कि ऐसे भी समाज में कुछ ऐसे भी समाज थे या ऐसी समाज में संभावनाएं थी जहां पर जो दानशील आदमी होता है, ये दानशील भी व्यक्ति था, उसका सम्मान किया जाता था। अब आगे देखेंगे कहां पर। फिर है कृपण व्यक्ति घृणा का पात्र होता था। कृपण मतलब जो संपत्ति संग्रहित करता है। कृपण का मतलब यहाँ पर हो गया संपत्ति संग्रहित करने वाला, यानी कि कहने का मतलब जो संपत्ति को संग्रहित करता था वो घृणा का पात्र होता था। कहां पे? प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ से कुछ अलग था, तो वो था प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था। तमिलकम का मतलब हो गया, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तमिलकम, प्राचीन तमिलकम कौन सा क्षेत्र था वर्तमान में, जो वर्तमान क्षेत्र है उसमें किस भाग को तमिलकम बोला जाता था। तो देखो तमिलकम था जो अभी तमिल भाषा क्षेत्र है, जो साउथ का इलाका है इंडिया में, उसको तमिलकम बोला जाता था। तो वो तमिलकम एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ब्राह्मणीय ग्रंथों से उल्टा यहाँ पर दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और जो धन संग्रहित कर खुद के लिए करता था उसे घृणा का पात्र मानते थे। 200 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी, यानी कि इस तमिलकम क्षेत्र में था वो 200 वर्ष पहले अनेक सरदारियां, यानी कि सरदारी मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में सरदार थे या उस क्षेत्र पर जो जिनका अधिकार था या जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, ये तो विशाल नहीं थे, तो उनमें उदाहरण है चेर, चोल, पांडे। बाद में ये विस्तृत भूभाग पर इनका अधिकार हो गया, लेकिन शुरुआत में छोटे छोटे टुकड़ों में थी जहां पर ये सरदार, जहां जैसे अपने उस समय जो जमींदार था और जागीरदार था उस तरह से ही वहां सरदारी बोला जाता था। तो कौन से थे? चेर, चोल, पांड्य जैसे छोटे छोटे समूह। अपनी प्रशंसा में गाए जाने वाले चारण और कवियों को के आश्रयदाता थे, यानी कि जो सरदार थे या सरदारियां थी वो क्या है कि अपनी प्रशंसा में गाने वाले चारणों और कवियों को आश्रयदाता थे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब इतिहास में देखते हैं तो जो राजा की प्रशंसा करता है या जो जिस राजा के गुणगान करता है तो उसको तो सभी राजा या फिर जमींदार मान लो जो थोड़ा सा पावरफुल है, शक्तिशाली, तो ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो सब राजा या जमींदार करते थे, क्योंकि जो उनकी प्रशंसा करेगा उनको आश्रय देंगे। तो संगम साहित्य, जब देखो ये एक तो ये वर्ड ध्यान रखना, तमिलकम एक है संगम साहित्य, साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है। यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उसका अच्छा चित्रण किसमें किया गया है? तो संगम साहित्यिक संग्रह। अब ये क्या है? संगम साहित्य किसको बोला जाता है? तो दोस्तों यहाँ संगम साहित्य है जो तमिल भाषा में जो साहित्य है उसको संगम साहित्य बोला जाता है। तो उनमें अच्छा चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि जो कृपण यानी कि जो धन संग्रहित करता है वो घृणा का पात्र होता है, और जो समाज में मतलब दानशील होता है उसका सम्मान यहाँ तमिलकम जो क्षेत्र था उसमें किया जाता है। तो क्या यहाँ पर सब समान थे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी गरीब अमीर थे, लेकिन यहाँ पर इस चीज से हम क्या समझ सकते हैं? कृपण व्यक्ति से घृणा करते थे। तो यहाँ पर ऐसी संभावना थी कि जो धनी व्यक्ति है या फिर जो जिसके पास धन है तो उससे ये आशा की जाती थी कि वो उसका समाज में वितरण करे। तो यहाँ पर ये उससे यानी कि जो
संपत्तिवान व्यक्ति था उससे ये आशा रखते थे कि वो समाज के भले के लिए संपत्ति का वितरण करे। ये अंतर था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ जो वर्ण थे वो शूद्र है, वो हमेशा शूद्र ही रहेगा। तो पहली चीज, एक यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि वर्ण व्यवस्था का, यानी कि इस चीज को जोड़ो आप, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम किसने विरोध किया? तो किसने? बौद्ध धर्म ने। ये जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं करते थे, ये कर्म को महत्व देते थे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर इनसे संबंधित अगर आपका कोई क्वेरी हो या फिर कुछ और आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, करना है। और आपके कोई अगर सुझाव हो तो वो भी मुझे शायद स्वीकार है। अब हम चलते हैं, जो नया पार्ट हमने स्टार्ट किया है, इतना पार्ट हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये है जिससे क्या होगा कि अपनी तैयारी और भी सॉलिड होगी। और मेरा जो लक्ष्य है वो है पहले 30 नंबर हैं वो अपनी मुट्ठी में करना, उनमें नंबर कट नहीं सकते, वो नंबर फिक्स आ सकते हैं। तो लेट्स गो। तो अब एक है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे उठाया। तो मध्यम निकाय क्या है? पहले तो हम क्या कार्त ढूंढते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, वो ये होगा, आंसर है क्या है? तो ये है बौद्ध ग्रंथ। क्या है? तो यह है एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ है जो शुरुआती स्टेप में था, बौद्ध ग्रंथ। अब है इसकी भाषा क्या थी? तो देखो इस मध्यमा निकाय की जो भाषा थी वो थी पाली। तो भाषा कौन सी थी? पाली। हमने समझा मध्यमा निकाय क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ है, और भाषा शैली कौन सी है, तो इसकी पाली। अब है कि ये मध्यमा निकाय है, इसमें क्या वर्णन है या किस पे आधारित ये ग्रंथ है? तो देखो दोस्तों, एक था इसमें राजा अवनति पुत्र, राजा, और एक था कच्छन। अब ये कच्छन क्या था? ये शूद्र भी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो दो इसमें पात्र हैं, अवनति पुत्र राजा था और कच्छन बौद्ध धर्म का अनुयायी और शूद्र था। तो इन दोनों का संवाद है इसमें, इन दोनों का संवाद है। किसका? अवनति पुत्र जो राजा था और कच्छन जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब देखो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन कहां से लिया? मुझे पता है कि आप इसको छोड़ के चलोगे, मुझे पता है आपकी कमी क्या है, कहां से आप ज्यादा स्टडी करोगे, कहां आप छोड़ दोगे। तो देखो ये भी वो इंडेक्स वाला ही क्वेश्चन है, वहां पर शूद्र का जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे दे रखा है। तो उसमें इंपोर्टेंट ये है कि मध्यम निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरी चीज उसकी भाषा क्या है? पाली है। दूसरी चीज मध्यम निकाय है, उसमें क्या है? अवनति पुत्र और कच्छन के जो शूद्र से संबंधित जो संवाद चलता है वो है, उस इंडेक्स का यही सार है। और मैंने क्वेश्चन में इसको रूपित कर दिया। अब है किस राजवंश के राजाओं को उनके
मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है या फिर मात्र नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। तो इनमें है सुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। किस राजवंश के राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है या जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सातवाहन। हम देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि उन जो राजा था या जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, उनको पहले उनकी माँ का नाम जुड़ता था। यानी कि हमने पढ़ा था कि पहले जो गोत्र व्यवस्था थी वो दो ऋषियों, वैदिक ऋषि थे गौतम और वशिष्ठ के आधार पर उनके हिसाब से निकली थी। तो वहां पे ये है सातवाहन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि अब हम ये देखें कि शुंग और काणु कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। तो हम देखते हैं कि एक टॉपिक हमारे आया था राजा कौन, क्षत्रिय या अक्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय वर्ण से हो या अक्षत्रिय वर्ण से। तो ये दो वंश थे शुंग और कण्व, इनके जो संस्थापक या राजा थे वो ब्राह्मण वंश से थे। तो इसको ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट। फिर है चार वर्णों का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? अब ये दो तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। पहले तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन है चार वर्णों का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। तो वो है ऋग्वेद के पुरुषोक्त में, उपनिषद में, मनुस्मृति में या मर्क्षकटिकम में। तो इसका आंसर आएगा ऋग्वेद के पुरुषोक्त में चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब हमने जब वर्ण पढ़े थे तो उस समय जिक्र किया था कि जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्था पद्धति थी या जो इन्होंने जो पद्धति बनाई, तो उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था डाली अपनी पद्धति में, तो उन्होंने उदाहरण कहाँ से लिया, यानी कि साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत किए? तो वो यहीं से किए थे कि ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है। समझ में आया होगा? दोनों तरह से क्वेश्चन हो, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि ध्यान रखना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में निम्न में से कौन से आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए? सामाजिक नहीं, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। अब देखो ये क्वेश्चन वन लाइनर के लिए भी है और दो नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तीनों में ये काम आ सकता है। तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों। जो थे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का आर्थिक और राजनीतिक क्या परिवर्तन हुए? पहले तो था वन क्षेत्रों में कृषि का विकास और विस्तार। जहां जहां वन थे वहां पर वनों को साफ करके कृषि का विस्तार किया गया। फिर है एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय, हमने चर्चा की थी, यानी कि शिल्प विशेषज्ञों का एक सामाजिक समूह का उदय हुआ इस काल के अंदर। फिर है संपत्ति का असमान वितरण से सामाजिक विषमताएं प्रखर हुई, यानी कि हमने देखा था कि उस समय खेती के लिए नए नए प्रयोग के तकनीकी विकसित की गई। तो जो संपत्ति जो अर्जन होती थी कृषि से, तो उससे भी सामाजिक विषमताएं हुई। कोई गरीब था कोई अमीर, तो वहां पर सर्वप्रथम सामाजिक विषमताएं और ज्यादा बढ़ गई। और उपरोक्त सभी, तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो अब ये क्वेश्चन वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और दो नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार किया गया है। तो ये ध्यान से देखना। ओके दोस्तों, आपके पास है मैटर, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बस सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैटर आपके पास है, लेकिन उसको बस एक मतलब जो तरीका है, पैटर्न है, उसमें ढाल रहा हूँ। तो आई होप ये जो पैटर्न है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और अगर अच्छा लगा है और आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा। ओके, धन्यवाद। कल इसी टाइम में फिर मिलते हैं। जय हिंद।